तेरी अदा भी है झोंके वाली, झुके गुजर जाने दे। तेरी लचक है कि जैसे डाली, दिल में उतर जाने दे। आजा बाहों में करके बहाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता। आजा बाहों में करके बहाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से आ गई हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी लेके। तो आज मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मैं पिछले 1 वीक से एक भी स्टोरी नहीं ला रही थी। वजह ये थी कि मैं बुरी तरह से बीमार हो गई थी। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिस कारण से मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेके। आज की कहानी है राजकुमार चित्रांगद की, जिनकी परवरिश बहुत ही लाड़ प्यार से हुई थी। उस लाड़ प्यार की वजह से चित्रांगद का स्वभाव बिगड़ गया था, उनकी संगत बुरी हो गई थी और उन्होंने अपने जीवन में इतने बुरे दिन देखे जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन उनके जीवन में एक राजकुमारी आई और उनका जीवन फिर से बदल गया। उन्होंने अपने आप को सुधार लिया। तो चलिए, पूरी कहानी सुनने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा पूरा वीडियो और सुननी पड़ेगी पूरी कहानी। तो चलिए सुनते हैं। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहा करते थे। उनके पास धन संपत्ति ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। सोना इतना था उस राज्य में कि अगर पूरे राज्य को सोने से मढ़वा दिया जाता तब भी सोने की कमी नहीं होती। राज्य में कमी थी तो सिर्फ एक चीज़ की कि राजा रानी को कोई संतान नहीं थी। पर राजा रानी बहुत ही श्रद्धा से ईश्वर की भक्ति करते थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन ईश्वर उनके झोली में संतान जरूर देंगे। और ऐसा ही हुआ भी। उनके घर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा रानी बहुत प्रसन्न थे और अपने पुत्र का नाम उन्होंने चित्रांगद रखा। चित्रांगद देखने में बहुत स्मार्ट थे, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनका आकर्षण इतना था कि कोई भी देख के उन्हें मोहित हो जाता था। चित्रांगद को पाके राजा रानी बहुत प्रसन्न थे और चित्रांगद की देखभाल बहुत अच्छे से की जाने लगी। उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाने लगी और धीरे धीरे चित्रांगद इन सब कारणों से बिगड़ते चले गए। उनकी संगत बुरे दोस्तों से हो गई। ऐसे दोस्त जो उन्हें बुरी संगत में डाल रहे थे, उन्हें नशा व्यसन का आदत होते चला गया। चित्रांगद को सुधारने के लिए राजा रानी बहुत कोशिश करते, पर चित्रांगद किसी की नहीं सुनते। समय बीतता रहा और एक दिन राजा रानी की अकाल मृत्यु हो गई और राज्य काज की जिम्मेदारी चित्रांगद के कंधे पे आ गई। चित्रांगद वैसे भी बिल्कुल समझदार नहीं थे। वो पैसों को बिना मतलब खर्च किया करते थे। जुआ, शराब, बहुत सारी बुरी आदतें उनके अंदर घर कर गई थी, जिसकी वजह से वो कुछ संभाल नहीं पाते थे। उनका एक सबसे अच्छा दोस्त था सुदामा। वो किसी राजे परिवार से नहीं था, पर वो चित्रांगद का बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठाता था, बल्कि जब भी ज़रूरत होती चित्रांगद की मदद किया करता था। बाकी सारे दोस्त चित्रांगद का फ़ायदा उठाते थे और इसी सब कारण से दोस्तों ने मिलकर चित्रांगद की पूरी संपत्ति हड़प ली। और एक समय ऐसा आया जब चित्रांगद पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। उनके पास एक जोड़ा जूता और एक जोड़े कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। ऐसे समय में चित्रांगद की मदद उनके दोस्त सुदामा ने की। सुदामा के परदादा बहुत बड़े तांत्रिक थे और वो फरिश्तों की दुनिया से ताल्लुकात रखते थे। फरिश्तों की दुनिया में उन्हें एक संदूक मिला था जिसमें जो भी भर दो उसका बरकत होता था और उस संदूक पर अगर बैठ जाओ तो वो संदूक उड़ने लगती थी। ये संदूक सुदामा ने चित्रांगद को दिया और कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए और कुछ तो नहीं कर सकता, ये संदूक तुम अपने पास रखो,
तुम्हारे बुरे वक्त में ये तुम्हारी मदद करेगा। ऐसा कह के संदूक सुदामा ने चित्रांगद को दे दिया। चित्रांगद संदूक लेके अपना दूसरे राज्य की तरफ किसी काम की तलाश में निकल पड़े और संदूक पे बैठते ही वो उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वो दूसरे राज्य में पहुंच गए। यहाँ इस राज्य में बहुत हरियाली थी, लोग प्रसन्न थे और बहुत ही खुशनुमा माहौल था, अच्छा वातावरण था। राजमहल के सामने एक बुढ़िया ऊँघती हुई बैठी थी। चित्रांगद ने सोचा, इतने बड़े राज्य में कोई एक भी द्वारपाल नहीं है, एक बुढ़िया इस द्वार पे बैठी है और इसकी रक्षा कर रही है, ये कैसी विडम्बना है। चित्रांगद उस बुढ़िया के पास गए और पूछने लगे कि माता, तुम इस द्वार पे क्यों बैठी हो, यहाँ कोई द्वारपाल नहीं है। बुढ़िया ने कहा कि मुसाफिर, ये राज्य बहुत ही अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं है, यहाँ द्वारपाल की ज़रूरत ही नहीं होती है। वो तो मैं इस द्वार पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि इस महल में यहाँ की राजकुमारी रहती हैं। राजकुमारी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं, लेकिन राजकुमारी को झूठ से बहुत नफरत है। तो मुझे डर लगता है कि इस महल में कोई झूठा फरेबी प्रवेश न कर जाए, इसीलिए मैं इस द्वार पे बैठी रहती हूँ ताकि राजकुमारी को किसी झूठे व्यक्तित्व से पाला ना पड़े। ये सुन के चित्रांगद खुश हुए और वो फिर से संदूक पे बैठ के उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वो एक जंगल में जाके बैठ गए और वहाँ पे उन्होंने भर दिन सोचा कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो चित्रांगद ने सोचा कि चलो कुछ दिन ऐसे ही रहते हैं, फिर कुछ ना कुछ समझ में आएगा तो कर लेंगे। एक दिन वो अपने संदूक पे बैठ के उड़ रहे थे, तभी वहाँ की राजकुमारी अपने बालकनी में बैठ के चांद सितारों को देख रही थी। राजकुमार को ऐसा लगा कि राजकुमारी को चांद सितारों से खासा लगाव है। राजकुमार उड़ते उड़ते बालकनी के सामने खड़े हो गए। राजकुमारी ने जब राजकुमार चित्रांगद को देखा तो वो सोचने लगी कि इतना सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व एक संदूक पे बैठ के उड़ रहा है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। राजकुमारी ने चित्रांगद को अपने पास बुलाया और कहा, तुम कौन हो और तुम इस संदूक पे कैसे उड़ सकते हो। चित्रांगद ने कहा, मैं फरिश्तों की दुनिया से आया हूँ, मैं एक फरिश्ता हूँ, मैं धरती वासियों की मदद किया करता हूँ। ये सुन के राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। राजकुमारी ने चित्रांगद को अपने बालकनी में बुलाया और उन्हें अपने पास बिठाया और कहा कि मुझे परियों की दुनिया बहुत पसंद है, तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ ना परियों की दुनिया की। राजकुमार चित्रांगद ने अनगिनत मनगढ़ंत कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। राजकुमारी ये सुन के बहुत खुश हुई। राजकुमारी ने कहा, मैं हूँ यहाँ की राजकुमारी चारुलता, मुझे परियों की दुनिया की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है और देखो ना, तुम मुझे मिल गए कहानी सुनाने के लिए। अब तुम रोज़ मेरे बालकनी में आया करो और मुझे परियों की कहानी सुनाया करो। राजकुमार चित्रांगद ये सुन के बहुत खुश हुए, तो कहा कि ठीक है, मैं रोज़ ऐसा ही किया करूँगा। तो राजकुमारी चारुलता ने कहा, लेकिन तुम परियों की दुनिया से धरती पे कब आते हो, क्यों आते हो, कैसे आते हो। तो राजकुमार चित्रांगद ने कहा, यूँ तो मैं साल में एक बार ही आता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए मैं इस धरती पे ही रहूँगा और यहाँ का निरीक्षण परीक्षण किया करूँगा। राजकुमारी चारुलता बहुत प्रसन्न हुई और सोचने लगी, चलो अब रोज़ कहानी सुनने को मिला करेगा। ऐसा सोच के राजकुमारी चारुलता ने राजकुमार चित्रांगद को विदा किया। राजकुमार चित्रांगद अगले दिन फिर से बालकनी में पहुँच गए। फिर से राजकुमारी चारुलता ने राजकुमार चित्रांगद का स्वागत किया और फिर से उन्हें बहुत सारी कहानियाँ सुनाने लगे। ऐसे रोज़ उन दोनों का समय बीतने लगा और अब वो दोनों बहुत करीब आ गए। राजकुमारी चारुलता को ऐसा लगने लगा कि राजकुमार चित्रांगद जो फरिश्ता है उनकी नज़र में, वही उनके लिए सबसे बेस्ट मैन है, वो उनके लिए सबसे अच्छा आदमी है, वही एक ऐसा इंसान है जिससे वो फ्यूचर में विवाह कर सकती हैं। एक दिन राजकुमार चित्रांगद ने राजकुमारी चारुलता को कहा कि चारुलता जी, अब मुझे अपने फरिश्तों की दुनिया में जाने का समय आ गया है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे विवाह करूँ। अगर मैं आपको पसंद हूँ तो आप भी अपने माता पिता से हमारे विषय में बात कीजिए, ताकि मैं वापस जाने से पहले आपसे विवाह करके आपको भी अपने साथ अपने परियों की दुनिया में लेके चलूं। राजकुमारी चारुलता ने जब ये सुना तो वो बहुत खुश हुई। राजकुमारी चारुलता ने कहा, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं और मेरी खुशियों में ही उनकी खुशियाँ हैं।
तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा। मेरे माता पिता को भी कहानी सुनना बहुत पसंद है। अगर तुम मेरे माता पिता को अपनी कहानी सुना के प्रसन्न कर दोगे तो निश्चित ही वो मेरा विवाह तुमसे कर देंगे। मेरी माता को मोरल स्टोरीज पसंद है और मेरे पिता को गुदगुदाने वाली, हंसाने वाली, जोकर टाइप स्टोरी पसंद है। राजकुमार चित्रांगद ने सोचा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं इतने दिनों से राजकुमारी को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, उनके माता पिता को बेवकूफ़ बनाना कौन सी बड़ी बात है। राजकुमार चित्रांगद ने कहा, मैं कल ही आपके माता पिता से मिलता हूँ और उन्हें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगा। वो निश्चित ही हमारे विवाह के लिए मान जाएंगे। राजकुमारी चारुलता ने कहा, ठीक है, तुम आ जाना, मैं अपने माता पिता से तुम्हारे विषय में बता दूंगी। अगले दिन राजकुमारी चारुलता ने अपने माता पिता को राजकुमार के बारे में सारी बातें बताई। राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी चित्रांगद के आने की पूरी व्यवस्था की। वो ऐसा सोच रहे थे कि फरिश्तों के दुनिया से कोई आया है जो मेरी बेटी से विवाह करना चाहता है, तो उसके लिए उन्होंने वही सारी साज सज्जा की जो एक राजसी शाही घराने में होता है। अगले दिन सही समय पे राजकुमार चित्रांगद राजकुमारी चारुलता के माता पिता के पास पहुंच गया। इन बुरे वक्त में राजकुमार चित्रांगद व्यवहार कुशल हो गया था। उसे पता था कि लोगों का दिल कैसे जीता जाता है। आते ही उसने राजकुमारी चारुलता के माता पिता का चरण स्पर्श किया, उनसे आशीर्वाद लिया और उनके सामने बैठ गया और फरिश्तों की दुनिया की कहानियाँ सुनाने लगा। कहानियाँ सुनाते सुनाते वो इतना मशगूल हो गया कि वो उसे पता ही नहीं चला कि वो अपने और चारुलता के बारे में ही सब कुछ बता रहा है। इधर चारुलता जब सारी बातें सुन रही थी तो उसके मन में एक डाउट आया। उसे लगा कि क्या ये सच में कोई फरिश्ता है या फिर ऐसे ही कोई इंसान है जो मुझे मूर्ख बना रहा है। लेकिन राजकुमारी चारुलता कुछ कहती उससे पहले उनके माता पिता प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजकुमार चित्रांगद को अपने जमाता के रूप में चुन लिया और उन्होंने नगर में ये अनाउंस भी करा दिया कि जल्द ही राजकुमारी चारुलता और चित्रांगद का विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ कराया जाएगा। इस बात से खुश होकर राजकुमार चित्रांगद जहाँ पे रुका था वहाँ गया और अपने संदूकचे में बहुत सारा पटाखा भर लिया और संदूकचे पे बैठ के उड़ने लगा और जगह जगह आतिशबाजी करने लगा। उस संदूकचे का एक खास विशेषता ये था कि उसमें जो भी रखो उसका बरकत होने लगता था। तो आतिशबाजी भी बढ़ते जा रही थी। वो जितना आतिशबाजी जला रहा था उतनी नई आतिशबाजियाँ उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। इधर राजकुमारी चारुलता अपने बालकनी में खड़े होकर चांद सितारों को देख रही थी। तभी उसकी नज़र राजकुमार चित्रांगद पे पड़ी जो आतिशबाजी कर रहा था। देखते ही देखते राजकुमार चित्रांगद के संदूकचे में आग लग गई और राजकुमार चित्रांगद बचाओ बचाओ करने लगे। ये सुन के राजकुमारी के मन में एक बात आई कि अगर ये सच में फरिश्ता होता तो इसके पास तो इतनी सारी जादुई शक्तियाँ होती कि ये खुद को बचा सकता था। इसे बचाओ बचाओ चिल्लाने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे मूर्ख बना रहा है। लेकिन मौके की नज़ाकत को देखते हुए राजकुमारी चारुलता राजकुमार चित्रांगद के पास पहुंची और उसकी मदद की। राजकुमारी चारुलता की मदद से राजकुमार चित्रांगद बच गया। राजकुमार चित्रांगद को बचाने के बाद राजकुमारी चारुलता ने कहा, तुम कोई फरिश्ता नहीं हो, तुम एक साधारण मनुष्य हो जिसने हम सबके विश्वास को ठेस पहुंचाया है, जिसने हम सबको छला है, जिसने हम सबसे झूठ बोला है। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। मुझे तुमसे नफरत हो गई है, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ये सुन के राजकुमारी चित्रांगद बोला, राजकुमारी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको अपनी सच्चाई बताने ही वाला था पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आपको सच कैसे बताऊं। इसी बीच में ये सारी बातें हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे एक मौका दीजिए। राजकुमारी चारुलता ने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, मुझे तुमसे नफ़रत हो गई है। राजकुमारी चित्रांगद ने कहा, राजकुमारी जी मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देना चाहती हूँ। ऐसा कह के राजकुमारी अपने महल की तरफ लौट गई। राजकुमारी के चले जाने के बाद राजकुमार चित्रांगद ने अपने आप से वादा किया कि मैं एक फरिश्ता तो नहीं बन सकता, मैं एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा और एक दिन अपने स्वभाव से, अपने विचार से, अपने कर्म से राजकुमारी चारुलता का दिल जीत के रहूँगा और उस दिन मैं शहनाई लेके राजकुमारी के दरवाजे पे आऊँगा और राजकुमारी की डोली मेरे घर ज़रूर जाएगी। ऐसा सोच के राजकुमार ने अपने आप से वादा किया और वहाँ से
विदा हो गया। तो देखा आपने कितनी भोली थी राजकुमारी चारुलता, कितना साफ था उसका दिल जो राजकुमार की झूठी बातों में आ गई। लेकिन जिस दिन उसका दिल टूटा उसने पलट के भी नहीं देखा। इधर राजकुमार चित्रांगद, जब उसे अपने गलती का एहसास हुआ तो उसने खुद से अपने आप को सुधारने का वादा किया। यही सच है, जिस दिन हम खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं ना, उस दिन हम सुधर ही जाते हैं। जब तक हमें दूसरे ये दिखाते रहते हैं कि हम गलत हैं, तब तक हमें समझ नहीं आता है। जिस दिन हम खुद को गलत समझते हैं, जिस दिन हमें पता चलता है हम कहाँ गलत हैं, उस दिन हम खुद को सुधार लेते हैं। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आज मेरे बच्चों ने एक नया लेसन सीखा, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे इस चैनल पर मेरे साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।